हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां हम देख पाते हैं कि गुआन और जूजू के पीछे काफी सारे पपेट्स हाथ धोकर पड़ चुके थे और वो दोनों भागते भागते एक प्लेटफॉर्म के पास पहुंच जाते हैं जहां गुआन आसपास देखता है तो उसे एक एग्जिट पॉइंट दिखाई देती है और वो कहता है चलो उस डायरेक्शन में चलते हैं। मगर तभी हम एक बेल को देख पाते हैं जिसके अंदर से साउंड वेव निकल रही थी, जिसकी वजह से आसपास जितने भी मौजूदा पपेट्स थे वो अपने अपने कॉफिन को खोलकर बाहर निकल जाते हैं और वो बेल ही इन सभी को कंट्रोल कर रहा है। अपने सामने इतने सारे पपेट्स को देखकर तीनों फौरन वहीं पर रुक जाते हैं। ये पपेट्स असल में फेदू होल यानी पॉइजन होल के थे। तभी गुआन देखता है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। जूचियो कहता है होल मास्टर ने सही गेस किया था, फेदू होल रेवेलियन बनने का प्लानिंग कर रहा है। इतने में ही गुआन मूलिया को बाहर निकाल देता है। बाहर आते ही वो कहते हैं कुत्ते को 1000 डे तक राइज करना ये तुम्हारी मर्जी है, मगर ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है। चलो पिल्ले तुम टनल खोलना शुरू कर दो। उसके इतना कहते ही यांगजी अपने काम में लग जाता है। तभी उस बेल से और एक साउंड वेव मेलिस होती है जिसे सुनते ही वो पपेट समझ जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना होगा और ऑर्डर मिलता ही वो सभी फौरन आगे बढ़ने लग जाते हैं। मगर गुआन भी अपने नाइफ के साथ आगे बढ़कर जितने भी पपेट्स आ रहे थे उन्हें अपने नाइफ से काटने लग जाता है, बट वो पपेट खुद को रिजोरेट कर लेते हैं। ये सब देखकर गुआन कहता है यहाँ जितने भी पपेट्स है वो सभी के सभी की कंडेंसेशन के मिड स्टेज पर है। इतना कहकर वो आगे बढ़ रहे पपेट्स को फिर से काटने लग जाता है, मगर वह इतने सारे पपेट्स थे कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। ये देखकर जूजू अपने इंसेक्ट को बाहर निकाल कर उनकी ओर भेज देता है और हम काफी बड़े बड़े मस्क्यूटो को देख पाते हैं जो एक पपेट पर हमला करके उसे पीछे हटा दिया था। और जब एक मस्क्यूटो उसकी स्पिरिचुअल पावर को सोखने की कोशिश करता है तो वो पपेट एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ उन्हें खुद से दूर कर देता है, जिसकी वजह से गुआन और जूचू भी एक दूसरे से टकरा गए थे। जूचू कहता है ब्रदर यहाँ इतने सारे पपेट्स है कि हम भला इनसे डील कैसे करेंगे। गुआन कहता है ये सभी बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इन्हें कमांड दे रहा है। जो सुनकर जूचू कहता है ब्रदर तुम तो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के कल्टिवेटर हो ना, क्यों ना तुम अभी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज करो वरना हम यहाँ पर मारे जाएंगे। इतने में ही गुआन अपनी नाइफ को उसकी डायरेक्शन में थ्रो कर देता है जो बिल्कुल उसके पास से गुजर कर जूचू पर हमला करने आ रहे पपेट के गर्दन को उड़ा देता है और वो नाइफ चला जाता है फिर से गुआन के हाथों पर। तभी जूचू पर जितने भी पपेट्स हमला करने के लिए आ रहे थे वो उन सबको खुद से दूर करते हुए कहता है ब्रदर अब ये मत कह देना कि आप बस एक किचन नाइफ से फाइट करने वाले हो। मगर जैसे ही उस पर एक पपेट झपट्टा मारता है वो फौरन उस जगह से हट जाता है। तभी गुआन आगे बढ़कर मूलिया से कहता है चलो मुझे कुछ मूव सिखा दो जल्दी से जल्दी, और हाँ वो टेक्निक मेरे किचन नाइफ के साथ परफेक्ट मैच होनी चाहिए। जो सुनकर मूलिया अपने गमले से कुछ खोजते हुए कहते हैं बच्चे इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में तुम्हारे अलावा कोई होगा जो फाइट करने के लिए एक किचन नाइफ का इस्तेमाल करता है। खोजते खोजते उन्हें एक टेक्निक मिल जाती है और वो जोर से कहते हैं मुझे मिल गई। गुआन कहता है बातें बंद करो और इस टेक्निक को पढ़ना शुरू कर दो। जो सुनकर मूलिया उस टेक्निक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक तरफ वो टेक्निक को रीड कर रहे थे तो दूसरी ओर गुआन उन पपेट्स को काटते काटते उस टेक्निक को सीखने लग जाता है। गुआन याद करता है कि वो किस तरह तरबूज को स्लाइस किया करता था। इतना याद करके वो अपने नाइफ में स्पिरिचुअल पावर को फ्लो करवाने लग जाता है और देखते ही देखते गुआन फिश रेसिपी के सभी मूव को मास्टर भी कर लेता है। फिर ऊपर जंप लगाकर उन पपेट्स पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है और हमें गुआन की इस टेक्निक का नाम बताया जाता है स्पाइसी फिश हेड स्लैश। इतने में उन पपेट्स के चीथड़े उड़ जाते हैं और गुआन देख पाता है कि एक थ्रेड उन सभी पपेट्स को जोड़कर फिर से रेजोनेट कर रहा है। गुआन समझ जाता है कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी कनेक्शन है। इतना सोचकर वो जूचू से कहता है मैं अभी इन पपेट्स को कंट्रोल कर पाऊंगा। जो सुनकर जूचू एक पपेट के हमले को डॉज करते हुए कहता है क्या ये साला कमीना ये भी कर सकता है, लगता है कि ये अब मुझे एक सील की तरह यूज करने वाला है। इतना कहकर वो एक पपेट को काफी दूर तक पंच मार कर भेज देता है। तभी हम गुआन को देख पाते हैं जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसकी एक आंख में कुछ पैटर्न बन जाते हैं और गुआन अपने स्पिरिचुअल सी के प्लेटफॉर्म में बैठकर अपने 6 स्टेज की कल्टीवेशन को अनलीज कर देता है। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद उसे वो थ्रेड मिल जाती है जिसे पकड़ते ही गुआन उस पपेट को अपने कंट्रोल में ला लेता है और सभी को एक ही साथ फ्रीज कर देता है। गुआन जूचू को ऑर्डर देता है चलो आगे बढ़कर इन्हें डिस्ट्रॉय करो। जो सुनकर जूचू आगे बढ़कर उन सभी पपेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, मगर तभी वहाँ और भी ज्यादा तादाद पर पपेट्स आ जाते हैं। जैसे ही वो सब उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गुआन फौरन उनके एनर्जी थ्रेड को पकड़कर उन्हें भी अपने कंट्रोल में ला लेता है। जो देखकर जूचू उन पर हमला करते हुए अपने मन में सोचता है यहाँ काफी सारे पपेट्स मौजूद है इसलिए फाइट करना बेवकूफी होगी। उतने में यांगजी भाव भाव करके उन्हें उस टनल पर चलने के लिए इशारा करता है। यही सही मौका था जूचू के लिए। वो गुआन से कहता है ये बैटल अब मास्टर के बीच है। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। उसी वक्त वो बेल फिर से बजती है जिसकी वजह से अब की बार पपेट्स की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी। ये फील करते हुए गुआन कहता है इन सभी की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है, लगता है कि जरूर केव के अंदर कोई ना कोई मौजूद होगा। इसी बीच जैसे ही जूचू पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है तो गुआन फौरन उसे किक मार कर उसे टनल के अंदर भेज देता है और अपने बटरफ्लाई स्टेप को एक्टिवेट करते हुए पूरे
रफ्तार के साथ आगे बढ़कर वहाँ एक पावरफुल स्लैश अटैक जमीन पर मारकर उन सब के बीच कूद जाता है। उसकी अटैक की वजह से वो पपेट्स दूर हो जाते हैं, मगर इतने में और भी पपेट्स वहाँ आकर गुआन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर गुआन अपने नाइफ को लेकर आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त वो बेल फिर से बजती है, जिसकी वजह से वो पपेट डिसअपीयर हो जाते हैं और वहाँ की टाइम थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है। तभी हम उस ओल्ड मैन को देख पाते हैं जो भी किसी ज़ॉम्बी की तरह मूव कर रहा था, और वो कहता है, बच्चे तुम बस की कंडेंसेशन के लेवल 2 पर हो, मगर फिर भी तुम मेरे पपेट कंट्रोल टेक्निक में इंटरफेयर कर पा रहे हो। चलो अब मुझे बता भी दो कि तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। इतना कहकर वो गुआन पर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है, जो देखकर गुआन कहता है, ये बुढ़ाऊ तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पर है, मगर तब तक वो टेंटिकल उसके पैरों को जगाड़कर उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। गुआन कहता है, ये तो फेदू होल का मास्टर जूशी है, बट तभी जूसी उसके हाथों और पैरों में अपने टेंटिकल्स को घुसा देता है और कहता है, बच्चे बात करना बंद करो, क्योंकि मैं अब तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी सोल को लेने वाला हूँ। ये करने के बाद मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तुम मेरे कंट्रोल पर कैसे इंटरफियर कर पा रहे हो। इतने में ये एंशिएंट गॉड के हाथों में ईल मार्क ग्लो करती है, जिससे कि जूशी के मुंडी के ऊपर भी वो ईल मार्क अपीयर हो जाता है, जो देखकर गुआन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक कॉफिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके अंदर से एक पपेट को बाहर निकलता देखकर जूसी हैरान हो गया था, मगर तब तक वो पपेट आगे बढ़कर उस पर हमला कर देता है। बट तभी जूसी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बस एक ही हमले में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी क्यांगसी टनल के दूसरी ओर आ जाता है, मगर तभी जूसी गुआन पर हमला करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुम मेरे कोर टेक्निक को बिना जाने ही मेरे पपेट्स को कंट्रोल कर पा रहे हो। इतना कहकर वो अपने टेंटिकल को गुआन के आर पर करते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, मगर तभी गुआन वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि आपको याद होगा हानिया ने गुआन के बॉडी पर एक तालिस्मान लगाया था। जैसे ही जूसी की नजर उस तालिस्मान पर जाती है, वो गुस्से में कहता है, वो कमीनी ने फिर से मेरे काम में टांग अड़ाई। इतने में एक डिसाइबल आकर कहता है, मास्टर हमारी लोकेशन एक्सपोज हो चुकी है। इतना सुनते ही गुस्से में जूसी अपने बेल को बजाते हुए कहता है, हमें अपने लोकेशन को चेंज करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम हानिया को देख पाते हैं, जहाँ अपने रूम की ओर जा रही है और उसके आसपास कई टॉर्चर करने की सामानें बिखरी हुई थी। हानिया अपने रूम के दरवाजे को खोलकर कहती है, तुम्हें अच्छे से पता था कि मेरे प्रोटेक्शन तालिस्मान का यूज कैसे किया जाता है, चलो मुझे बताओ कि किस तरह तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। गुआन कहता है, पहले मुझे अपने इस हालत से तो आजाद करवा दो। उसे देखकर हानिया अपने मन में सोचती है, जब भी मैं इसकी आवाज सुनती हूँ आखिर मेरी धड़कनें इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। हानिया आगे जाकर कहने लग जाती है, आखिर तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, चलो इसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। इतना कहकर वो अपने फैन से गुआन की बॉडी को सहलाने लग जाती है। इतना कहकर वो एक रस्सी को खींचकर गुआन को बैठा देती है और उसके कानों के पास जाकर अपनी हल्की सी सांसें छोड़ती है। जैसे ही गुआन अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ता है, हानिया फौरन अपने हाथों से उसके चेहरे को अपनी ओर कहते हुए कहती है, तुम्हारी ये अदा तो मुझे काफी एक्साइटेड कर रही है। गुआन कहता है, जूजुओ था जो मुझे फेदू हॉल जाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। जो सुनकर वो कहती है, मुझे पहले से ही इसके बारे में पता है। मगर गुआन कहता है, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। हानिया कहती है, मेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट मुझे फील हो रहा है, इसके बारे में मैं भी तुम्हें कैसे बताऊं। इतना कहकर वो उसे किस करते हुए बताने लग जाती है। 3 साल पहले पियामा सेट के बीच हुई बैटल के बाद हमारे सेट कल्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए उन्हें सर्कुलेशन में जाना पड़ा। सेट में लीडर प्रेजेंट न होने के कारण चारों हॉल मास्टर की नजर उनके गद्दी पर थी। ऑफ कोर्स मैं भी उनमें शामिल हूँ। मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फेदू हॉल और फूशी हॉल एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़े प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, और दूसरी ओर चुयू हॉल खुद को बचाने में ही लगा है। अगर चारों हॉल के बीच बैटल शुरू हो गई तो सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हमारा ही होगा। इतना कहकर वो गुआन के रस्सी को खोलकर उसे अपने बिस्तर पर बैठा देती है और उसके करीब जाते हुए कहती है, अनफॉर्चुनेटली तुमने और जूचू ने काफी बढ़िया काम किया है। उनकी प्लानिंग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। हानिया को अपने इतने करीब देखकर गुआन अपने मन में सोचता है, ये डिमोनिक सेक्ट वाकई में पूरे केओटिक से भरा पड़ा है। इतना सोचकर वो हानिया से सवाल करता है, आखिर तुम इसके बाद करने क्या वाली हो। जो सुनकर हानिया कहती है, ओल्ड पे की पपेट्स पूरी तरह से परफेक्शन लेवल पर पहुंची नहीं है, इसलिए हमें पहले उन पर वार करना होगा ताकि हम फेदू हॉल के प्लानिंग पर पानी फेर सके। इतना कहकर वो गुआन को छूना चाहती थी, मगर गुआन उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये सब देखकर हानिया के दिल में कुछ कुछ होने लग रहा था। तभी गुआन कहता है, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ कि फेदू हॉल के मास्टर को फौरन जान से मार दो। हानिया सवाल करती है, आखिर उसे मारने के लिए कौन जाएगा। जो सुनकर गुआन कहता है, मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ, मैं उसे मारूंगा। हानिया उसे कहती है, तुम्हें उसे खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। जो सुनकर गुआन
अपने एक फिंगर को दिखाता है। हानिया कहती है क्या 1 साल? गुआन कहता है नहीं नहीं, बस एक ही माउंट काफी होगा। हानिया सवाल कहती है तुम्हें कितने आदमी की जरूरत होगी? जो सुनकर गुआन कहता है मैं इसके लिए अकेले ही काफी हूँ। इतना सुनते ही हानिया उसे खुद से दूर करते हुए पागलों की तरह हंसने लग जाती है और कहती है मैं उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करती हूँ जिन्हें अपनी औकात पता नहीं, मगर जो कि तुम कह रहे हो इसलिए मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। लेकिन तुम तो अभी की कंडेंसेशन पर हो ना, मगर फिर भी तुम इतना कॉन्फिडेंस लग रहे हो कि तुम एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को जान से मार दोगे। चलो इसके बारे में तुम मुझे डिटेल्स में बताओ, आखिर तुम्हारा प्लानिंग क्या है? तभी मूलिया बाहर आकर कहते हैं बच्चे इस लड़की को सब कुछ पता है, रुक जाओ मैं यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। बट गुआन इसके लिए मना करते हुए कहता है मैं इसे बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए मुझे इसे आधा सच और आधा झूठ बताना होगा। इतना कहकर वो हानिया से कहता है मेरी सिस्टर को एक पर्सन ने जान से मार दिया, इसलिए मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, मगर मैं ऑलवेज अपनी ट्रू कल्टीवेशन को स्पिरिचुअल कंसीलमेंट टेक्निक का यूज करके सील की हुई है। मैंने जुइचू से भी झूठ बोला था, मगर मेरा बस एक ही दुश्मन है और वो कोई नहीं बल्कि फेदू होल का मास्टर है। इतना सुनकर हानिया उसके और भी करीब जाते हुए कहती है चलो ना मुझे अपने बारे में और भी कुछ बताओ, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें मैं सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी ये आंखें, इन्हें देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। गुआन कहता है तुम्हारे सक्सेस होने के बाद मैं फेदू होल का आधा हिस्सा संभालूंगा और तुम्हें मेरी मदद भी करनी होगी, लेकिन उससे पहले कोई है जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। जैसे ही हानिया लोकी का नाम सुनती है जलन के मारे गुआन को पकड़ कर कहती है आखिर वो लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? गुआन कहता है उसने मेरी एक बार जान बचाई है। इतना सुनकर वो उसे नीचे झुकाकर कहती है तो हमारा ये बिजनेस डन रहा। ये बोलकर एक चीज को उठाते हुए कहती है अब टाइम आ गया है कि मैं भी तुम्हारे साथ मजे करूं। ये सुनते ही घबराहट के मारे गुआन पीछे हटने लग जाता है और कहता है प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। जो सुनकर हानिया कहती है क्या मैं ये नहीं कर सकती? चलो मैं इसे हाँ ही समझती हूँ। इतना कहकर अपने कपड़ों को उतार लेती है और उसके साथ रोमांटिक होते हुए उसके हाथों को धीरे धीरे पकड़ लेती है। फिर उनके बीच कई घंटों तक कार्यक्रम होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हानिया जो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, गुआन उसकी ओर देखकर कहता है लगता है कि होल मास्टर ब्रेक थ्रू के बहुत करीब है। अगर सच में इसने लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो ये इस सेट की स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाएगी। उसके बाद होल मास्टर मुझे धोखा दे दे तो सिचुएशन मेरे लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना होगा। तभी मूलिया बाहर आकर कहता है ब्रदर आखिर तुम लड़कियों पर किस टाइप की चार्म करते हो? चलो मुझे इसके बारे में बताओ तो जरा। मगर उसकी बातें सुनकर गुआन उसे गुस्से में पकड़ लेता है। बाहर आते ही मूलिया गुआन से कहते हैं बच्चे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो कि तुम जूसी को मारना चाहते हो? गुआन कहता है मुझे फाउंडेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है तो आगे चलकर मुझे किसी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को जान से मारना होगा। और जूसी से भी होल मास्टर से सबसे ज्यादा कमजोर है। वैसे भी उसने काफी सारे इनोसेंट पीपल को जान से मारा है, इसलिए उसके ऊपर मेरी यूएल मार्क बहुत जल्दी अपीयर हो गई। मेरे पास एक मौका है उसे जान से मारने का। तभी गुआन देखता है कि एक लड़का और मोटा जूचू से कह रहा था ब्रदर आप तो काफी आसानी से होल मास्टर के टास्क को कंप्लीट कर लिया है, इसे होल मास्टर आपको ढेर सारे रिवार्ड देगी। ब्रदर आपकी जो ड्रीम थी 1000 मैजिकल आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करने की, लगता है कि वो बहुत जल्द सच होने वाला है। तभी गुआन जूचू के पास जाकर कहता है क्या तुम अपने लिटिल ब्रदर को बचाने के लिए नहीं जाओगे? जो सुनकर वो लड़का कहता है ब्रदर मुझे इतना पता है कि आपका छोटा भाई बहुत ही पहले मारा जा चुका है। इतना सुनते के साथ वो मोटा उसके मुंह को बंद करके साइड में ले जाता है और उसकी वहीं पर कुटाई लगा देता है क्योंकि वो जूचू का पोल खोल रहा था। जूचू गुआन के पास जाकर कहता है बड़े भाई हम दोनों होल मास्टर के अंडर में काम करते हैं, इसलिए तुम्हें इस बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। क्यों ना आप मेरी ये रिवार्ड को अपने पास रख लो। जो सुनकर गुआन उस स्टोरेज बैग को हटा कर कहता है अपने मरे हुए फैमिली का यूज करना तुम्हें नहीं लगता है कि ये घटिया काम है? जिसके जवाब में जूचू कहता है ब्रदर तुम एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल के कल्टीवेटर हो, इसलिए तुम्हें बाकी के चीजों की परवाह नहीं है, मगर हम जैसे लोगों के लिए एक मिड ग्रेड का आर्टिफैक्ट कई मरे हुए लोगों की जगह ले सकती है। इतना सुनते ही गुआन उसके पिछवाड़े पर एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, मगर जूचू खुद को संभालते हुए गुस्से में कहता है तुम्हें लगता है कि तुम सच में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पर हो? अगर होल मास्टर तुम्हारे साइड में ना होती तो मैं तुम्हें कब का एक्सपोज कर चुका होता। इतना कहकर वो खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर गुआन उसे फिर से धक्का देकर उसकी कुटाई लगाना शुरू कर देता है। इतने में ही जूचू गुआन को नीचे गिराकर उसकी कुटाई लगाते हुए कहता है तुम अपने सपने से जाग जाओ, आखिर इस केओटिक वर्ल्ड में कौन ऐसा होगा जो प्रॉफिट के लिए ना भागा हो। इतना सुनकर गुआन उसके ऊपर चढ़कर उसे पीटने लग जाता है। मार खाते हुए जूचू कहता है वो लड़की को ही देख लो, क्या उसने हमें धोखा नहीं दिया? इतना सुनते ही गुआन रुक जाता है और उसे लुओ की दिखने लगती है। गुआन को उलझा देखकर जूचू उसके ऊपर चढ़कर कहता है मैं भी मेरे भाई को हद से ज्यादा प्यार करता था, मगर उसने एक सिंगल आर्टिफैक्ट के लालच में आकर मुझे इस जैसे जहनुम भरी सेक्ट में ज्वाइनिंग करवा दी। जो सुनकर गुआन उसके हाथों को पकड़कर कहता है हाँ तुमने सही कहा, इस वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो प्रॉफिट के लिए भागे हो, जो खुद के फैमिली को इवन के खुद के फ्रेंड्स को ही धोखा दे दे। इतना कहकर वो जूचू के नाक में एक जोरदार पंच मार देता है और
गुस्से में कहता है, मैं गुआन उन कमीनों के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जिसके ये डेडिकेशन देखकर जूजू गुस्से में कहता है, साले कमीने, हाँ तू भले ही प्योर अच्छे दिल का हो मगर हम दोनों के रास्ते अलग है, इसलिए हम एक साथ नहीं चल सकते। इतना कहकर वो अपनी टोपी और स्टोरेज बैग को उठाकर गुस्से में कहता है, अगर आज के बाद मैंने तुमसे बात भी की ना तो मेरा नाम बदल कर डोगी रख देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मगर अगले ही सीन में हम उन दोनों को एक साथ देख पाते हैं जहाँ जूजू कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये सिचुएशन काफी टेंस थी, मगर मिशन शुरू होने से पहले हॉल मास्टर चाहती है कि तुम यहीं पर रुको और हाँ गलत फहमी मत पाल लेना। अगर ये हॉल मास्टर का डायरेक्ट ऑर्डर ना होता तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आता, इवन कि तुम्हारे साथ एक कुत्ता भी नहीं रहना चाहेगा। तभी क्यांगजी भाव भाव करने लग जाता है, जो सुनकर गुआन उससे कहता है, अगर तुमने और कुछ कहा ना तो मैं इसी नाइफ से तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा। जो सुनकर जूजू वहाँ से जाने लग जाता है, मगर फिर उल्टे पाव वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। वो कहता है, ठीक है तुम यहाँ के बॉस हो, हमने मिलकर उस अंडरग्राउंड पपेट प्लेस को ढूंढा था मगर अब उस जगह पर कुछ भी नहीं है। इवन की जूसी भी बिना किसी ट्रेस के वहाँ से गायब हो चुका है और हाँ उसके ओन फेदू हॉल के डिसाइपल ने भी अपने मास्टर को नहीं ढूंढ पाए। जो सुनकर गुआन उससे कहता है, चलो मुद्दे की बात करो। इतना सुनते ही जूचू सबसे पहले उसे गाली देता है, फिर अपने पास से फेदू हॉल की मैप को बाहर निकाल कर कहने लग जाता है, फेदू हॉल की कैसीनो दो टाइप की है, एक जगह हमारे सेट के डिसाइपल जाकर मजे करते हैं जहाँ तुमने लोकी को देखा था, और दूसरा है ब्लड कैसीनो जिसे पब्लिकली ओपन किया जाता है, जो असल में उनके इनकम का मेन सोर्स भी है। अगर तुम जूसी को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें ब्लड कैसीनो के अंदर एंटर करना होगा और उसके मैनेजर के करीब जाना होगा जिसका नाम है उलू। गुआन हैरानी से कहता है, उलू? जूजू कहता है, वो जूसी का अडॉप्टेड बेटा है जिस पर जूसी आंख बनकर भरोसा करता है, जो पर्सन किसी को भी जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, और उसकी कल्टीवेशन की कंडेंसेशन के लेवल 10 की है। और हाँ मेरे भाई, ब्लड कैसीनो में एंटर करने से पहले हमें और एक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, जो की ये है, हमें पहले वेरिफिकेशन करना होगा जिसकी फी है 5 लोग रेड की स्पिरिट स्टोन। जो सुनकर गुआन कहता है, चलो फिर हम उसके अंदर चलते हैं। जूजू कहता है, क्या तुम्हारे पास उतने रकम भी है? अगर तुम अपने 7 जन्मों की भी कमाई को जोड़ दो तो तभी तुम उस फी को नहीं दे पाओगे, मगर मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें कुछ स्पिरिट स्टोन उधार दे सकता हूँ। लेकिन गुआन उसके हाथों को साइड हटाकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जो सुनकर जूजू गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम जूसी को 1 महीने के अंदर मारना चाहते हो मगर तुम तो ब्लड कैसीनो के अंदर भी नहीं जा सकते। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मूलिया बाहर आकर टेबल पर देखते हैं जहाँ जूचू ने एक स्पिरिट स्टोन को गुआन के लिए छोड़ा था। मूलिया कहते हैं, वो बच्चा इतना भी बुरा नहीं है, वो उस स्टोन को ले पाते उससे पहले ही गुआन उसे ले लेता है और मूलिया मुंह के बल नीचे गिर जाते हैं। गुस्से के मारे वो कहते हैं, बच्चे लेने से पहले बोल तो दिया करो। गुआन कहता है, चलो मान लो स्पिरिट स्टोन तो और स्पिरिचुअल एनर्जी से बनती है ना, लेकिन ये मेरे पास वो दोनों है। जो सुनकर मूलिया उससे सवाल करते हैं, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? कहीं तुम स्पिरिट स्टोन तो बनाने नहीं वाले ना? उनके इतना कहते ही हम गुआन को स्पिरिट स्टोन रिफाइन करते हुए देख पाते हैं, जहाँ वो कह रहा था रियल स्पिरिट स्टोन स्पिरिचुअल एनर्जी और को मर्ज करते हुए बनाया जाता है। थ्योरी के हिसाब से ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, मगर जितने देरी तक स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन में जाती रहेगी वो उतना ही डेंस बनता चले जाएगा। लेकिन गुआन उस स्टोन को बनाने की अपनी पूरी कोशिश करता है मगर वो उसमें फेल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और फिर से स्पिरिट स्टोन बनाने लग जाता है। गुआन कहता है, मेरे होम टाउन में मौजूद स्पिरिट स्टोन कल्टीवेशन को बूस्ट नहीं कर पाते, मगर वो सभी के सभी 70% रियल स्पिरिट स्टोन जैसे ही लगते हैं। वही स्पिरिट स्टोन बनाकर मैं फेदू हॉल के लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा। ये कहते कहते बहुत टाइम गुजर जाता है और थकान के मारे मूलिया वहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जब उठते हैं तो सबसे पहले अंगड़ाई लेते हैं, मगर वो जैसे ही अपने सामने का नजारा देखते हैं वो पूरी तरह से शौक में चले गए थे, क्योंकि गुआन ने पूरे घर को ही स्पिरिट स्टोन से भर दिया था। सीन शिफ्ट होकर हमें हानिया को दिखाया जाता है जहाँ वो नहा रही थी और बाहर आते ही उसके सर्वेंट उसे कपड़ा पहना देते हैं। उनमें से एक कहती है, हॉल मास्टर क्या सच में आप उस बच्चे पर भरोसा करती हो? जो सुनकर हानिया कहती है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ या नहीं ये मैटर नहीं करता, अगर वो इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो हम सबको फायदा ही फायदा होने वाला है, भले ही वो अपने मिशन में फेल हो जाए, बट वो मेरे 6 डिमोनिक आर्ट को परफेक्ट करने में मेरी हेल्प कर सकता है। आफ्टर ऑल कोई भी चीज मेरी डिमोनिक आर्ट को उसके पीक पर पुश नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे खो देना ये मेरे लिए सबसे पेनफुल होगा। ये कहते कहते वो जो हरकतें कर रही थी वो मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतना में इस दिन शिफ्ट होकर ब्लड कैसीनो पर जाती है, जहाँ हम गुआन को देख पाते हैं। वो एक लड़की की आवाज
बात सुनता है जहाँ वो कह रही थी भले ही टाइम बहुत टफ चल रहा हो मगर ब्रदर आपको महीने में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। इतना सुनते ही वो पर्सन कहता है 10 लो ग्रेड की स्पिरिट स्टोन जो कि तुमने काफी अच्छी सर्विस दी है ये उसके बदले में मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसे लेते हुए वो लड़की उसके कमरे की ओर ले जाने लगती है। तभी गुआन को मूलिया की बात याद आती है जहाँ उसने कहा था ब्रदर तुम जितना अच्छा कपड़ा पहनोगे उतना ही ज्यादा दूसरों पर तुम्हारी इंप्रेशन पड़ेगी। फिर हमें गुआन का लुक दिखाया जाता है जो कि उसने एक इल्यूजनरी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने कपड़े पहने थे। तभी मूलिया कहते हैं बच्चे जब तक तुम मेरे इल्यूजन टेक्निक का यूज कर रहे हो तब तक तुम्हारे रियल फेस को कोई भी नहीं पहचान पाएगा मगर हाँ तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल के कल्टिवेटर के पास मत जाना वरना तुम्हारी पोल खुल सकती है। और दूसरी बात ये ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की रेस्पेक्ट करनी होगी और इस जगह पर प्राइवेट फाइट करने की तुम्हें परमिशन नहीं है और वो लोग स्पिरिट स्टोन कहाँ से आए हैं उसके बारे में भी तुमसे सवाल नहीं करेंगे। अगर तुमसे किसी ने बदतमीजी से बात करने की कोशिश की तो तभी हम एक कल्टिवेटर को देख पाते हैं जिसने गुआन का रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ था। वो उसे कहता है तुम्हें अंदर जाने से पहले वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा। अगर तुम्हारे पास 5 स्पिरिट स्टोन नहीं है तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। वैसे भी तुम्हें ऑनरेबल गेस्ट का रास्ता ब्लॉक करना ही नहीं चाहिए जो तुम्हारे पीछे आ रहे हो। इतने में ही वो लड़की गुआन से कहती है देखो तो कितने लो क्वालिटी के कपड़े पहने हैं। अगर इसके पास एक भी स्पिरिट स्टोन हुआ ना मैं इसे फ्री में पूरे एक दिन के लिए सर्विस दूंगी। जो सुनकर गुआन अपने पास से कुछ स्पिरिट स्टोन बाहर निकाल कर कहता है क्या इतने काफी होंगे। वो लड़की कहती है ठीक है इतने काफी होंगे। मगर गुआन कहता है चलो मैं इसमें और कुछ ऐड कर देता हूँ। इतना कहकर वो अपने स्टोरेज बैग से स्पिरिट स्टोन को बाहर निकालने लग जाता है। उन स्टोन की चमक देखकर वो लड़की तो क्या उस कल्टीवेटर के भी होश उड़ गए थे। ये देखकर वो लड़की गुआन के हाथों को अपने कंधों पर रखते हुए कहती है ब्रदर मैं आपके इस दरिया दिली को देखकर पूरी तरह से अंधी हो चुकी हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इतने भी अमीर हो सकते हो। क्यों ना आज रात को मैं पर्सनली आपको सर्विस दूं। क्या ख्याल है इसके बारे में आपका। इतना सुनकर गुआन उसके करीब जाते हुए कहता है तो ठीक है अपना ये वादा मत भूलना। फ्लैशबैक में मूलिया ने गुआन से कहा था तीसरी बात वहाँ पर तुम कई सारी ब्यूटीफुल लड़कियों से घिरे होगे इसलिए तुम्हें सभी के साथ फ्लर्ट करना चाहिए। इतना याद आता ही वो कहता है चलो और कोई है जो मेरे साथ आना चाहता है। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही 2 लड़कियां आकर उस पहली वाली लड़की को धक्का देकर गुआन को आगे ले जाने लगती है और वो कल्टीवेटर खुद अपने हाथों से उसके लिए गेट को ओपन करता है। देख रहे हो पैसा है तो सब कुछ है। अंदर कई खूबसूरत लड़कियों के बीच हम उसी लड़की को देख पाते हैं जिसकी जान गुआन ने बचाई थी। ईएन की उसे बड़े शानो शौकत के साथ लड़कियां वेलकम करने लग जाती है और कुछ तो उसके सामने आकर कहती है ब्रदर आपको हम सब पर्सनली वेलकम करते हैं। इतनी खूबसूरत हसीना को देखकर वहाँ जितने भी लोग थे उन सबको तो छोड़ो टर्की मूलिया के नाक से भी खून बहने लगते हैं। इवन कि उसने तो अपने जीप को ही बाहर निकाल दिया था और गुआन की आंख मारते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय टेक केयर।